नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बातों से नहीं मानते तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार ISIS के रास्ते पर चल रही है। बांग्लादेश इस समय ISIS की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। ये कोई हुकूमत नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो है वो उसने ना आतंकवादियों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि बताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। अगर इसके आड़े कोई आया तो उसे एक तरफ करना पड़ेगा। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखती। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण भारत की इर्द गिर्द होने जा रहा है। अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा को बड़ा झटका लगा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नेता सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ पार्टी छोड़ दी है। सूरज चौधरी ने सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया। आरोप है कि सांसद बन जाने के बाद भी उन्होंने सूरज चौधरी को टिकट न दिलवाकर अपने बेटे को दिलवाया और इसी बात को लेकर नाराज सूरज चौधरी वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है सूरज चौधरी की ओर से और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। साथ ही सूरज चौधरी का दावा है कि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद लगभग 50,000 वोटों से चुनाव हारेंगे और बीजेपी की जीत होगी। साथी को और पूरा तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ रात दिन लगे रहे, तो इन्होंने मुझे बड़ा नेता बनाने के लिए तमाम तरीके के आश्वासन दिए हुए थे और ये था कि कभी आपको चुनाव लड़ाएंगे। विधायक बनने के बाद सब कुछ ठीक चला था, फिर उपचुनाव ये लोकसभा चुनाव होने की स्थिति आई तो इन्होंने मैंने इनसे पूछा कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आप जो है मुझे उपचुनाव लड़ाएंगे। तो इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि जो है ठीक है सूरज जी, हम आपको ही चुनाव लड़ाएंगे, आप मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी करके रखिए, अगर हम सांसद बनते हैं तो ये चुनाव आपको ही लड़ना रहेगा। और लगातार इन्होंने इस बात को मेरे से दोहराते रहे। जिस दिन ये सांसद बन गए मैं गया, इनका स्वागत किया और इनसे मैंने फिर वचन को दोहराया कि आपने जो वादा किया था मिल्कीपुर उपचुनाव मेरे को लड़ाने के लिए, अब आशीर्वाद दीजिए, हम जा करके मिल्कीपुर में क्या हम जा करके वहाँ पे क्षेत्र में अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। उस दौरान एकदम से झूठ बोल गए, मुकर गए और बोले कि शीर्ष नेतृत्व जिनको टिकट देगा, जिसको भी टिकट देगा आप उसका साथ दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस ने कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बन के आते नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी।
तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेसी ही नेता नहीं मानते। कांग्रेस डूबती हुई नैया है, एसपी कांग्रेस गठबंधन नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी को केवल दूसरे दल के लोग ही नहीं, उनको तो पूरा देश नेता नहीं मानता है। उनको तो कोई देश जब नेता मानता नहीं है, और पिछले आप लोग चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी प्रस्तुति कैसी रही है, तो आज देश को केवल और केवल मोदी जी की जरूरत है। और मोदी जी ने केवल देश के लिए काम नहीं किया है, पूरे विश्व के लिए कार्य किया है। तो क्या देखती हैं कि कांग्रेस का यूपी में आने वाला भविष्य क्या है, क्योंकि कांग्रेस और सपा का यूपी में भी गठबंधन है, इस गठबंधन को आप किस तरीके से देख रही हैं? इनका गठबंधन तो ऐसा है कि समझ लीजिए कांग्रेस डूबती हुई नैया है, और इस नैया पर कोई सवार नहीं होने वाला है, और आने वाले समय में ये अपने अस्तित्व को बचा ले, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन चलेगा 2027 तक या नहीं चलेगा? कोई गठबंधन नहीं चलने वाले हैं। केवल और केवल मोदी जी की सुनामी आने वाले चुनाव में दिखेगी, और हर गठबंधन पूरी तरफ से पहले भी फेल हो चुका है, आने वाले दिनों में भी वो फेल होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई, और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इंडिया गठबंधन में नेताओं के बदले हुए सुर के बीच अखिलेश और राहुल गांधी के बीच की बढ़ती दूरियां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। क्या वाकई अखिलेश यादव राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के रवैये से नाराज हैं? पूरी कहानी समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर बड़ा घमासान, ममता के बाद अखिलेश से कांग्रेस परेशान। যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। राहुल गांधी से अखिलेश यादव की दूरी, सिटिंग अरेंजमेंट या कोई और मजबूरी? राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद विपक्ष के गठबंधन में जिस तरह से सुर उठने लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी गठबंधन के नेतृत्व का दावा पेश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और शरद पवार ममता का समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी लालू यादव को गठबंधन का असली शिल्पकार बता रही है, और रामगोपाल यादव कांग्रेस की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर राहुल गांधी और कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ?
पिछले महीने तक कांग्रेस के साथ अलायंस करके यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी का अचानक से कांग्रेस से मोहभंग क्यों होने लगा? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट से अखिलेश यादव कांग्रेस से खफा हैं? क्या लोकसभा में संभल के मुद्दे पर साथ न देने से एसपी कांग्रेस से नाराज है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा में बदले सिटिंग अरेंजमेंट को और अयोध्या से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद की सीट बदलने को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुकी है और संभल के मुद्दे पर भी रामगोपाल यादव कांग्रेस को संसद में मुद्दे को मुखरता से उठाने के लिए नसीहत दे चुके हैं। हालांकि लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो नियम 4 के अनुसार लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट होता है। स्पीकर तय करते हैं कि किसे कौन सी सीट अलॉट करनी है। पार्टी पोजीशन के आधार पर भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है और सीनियरिटी के आधार पर भी सीट आवंटित की जाती है। सीनियर सदस्यों को आगे की पंक्ति में सीट आवंटित होती है, फिर वो चाहे किसी भी दल के हों। लेकिन अवधेश प्रसाद की सीट बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से खफा नजर आ रही है और संसद में भी मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों में दो राय देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन की तकरार साफ साफ अब सामने आ गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। आदित्य ने महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को बीजेपी की बी टीम बताया है। मैं नहीं देना चाहता, वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ के अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला। दरअसल जवाब दे रहे थे कल अबू आजमी ने जिस तरह से हमला बोला था उद्धव ठाकरे गुट पर और उद्धव ठाकरे पर कि अब ये शिवसेना सो कॉल्ड सेक्युलर शिवसेना है और एक बार फिर इस पार्टी के साथ गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसी का जवाब आदित्य इस वक्त दे रहे हैं। इधर अजमेर शरीफ की दरगाह में मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि अजमेर की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जो लोग हर दरगाह और मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात करते हैं उन्हें रात के सपने में भी बाबर और तमाम मुगल शासक दिखाई देते हैं। तकलीफ हो ये है कि ये दरगाहें चाहे ग्रामीण अंचल की हो, आगरा शहर की अबू लाला की दरगाह, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह, ये दरगाहें हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन दरगाहों पर जो हाजिरी होती है उसमें हिंदुओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है मुसलमानों से, वहां वो मन्नत मांगते हैं, उनका अटूट विश्वास है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी गंगा जमनी संस्कृति है, परस्पर भाईचारा है, हिंदू और मुसलमानों के साथ का जो रिश्ता है वो रिश्ते को कलंकित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो सोते में बाबर और मुगल सम्राट दिखाई देते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच सभी राज्यों को निमंत्रण भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री संजय निषाद महाराष्ट्र पहुंचे। वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कुंभ में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इस बार महाकुंभ बेहद भव्य और बड़े स्तर पर हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता कुंभ में आए और पुण्य का लाभ ले। अद्भुत यादगार बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार का महाकुंभ और भी बृहद स्तर पर होने वाला है। क्षेत्रफल को तो हमने बढ़ाया ही है, साथ में व्यवस्थाएं और भी बेहतर की हैं। हमने टेंट सिटी का निर्माण किया है, आसपास के परिसर को प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त किया है। और इसके अलावा सीवर लाइनें बिछाई हैं, कोई गंदगी नहीं फैलने पाए, पेयजल शुद्ध मिले लोगों को, तो सब तक पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का निर्माण किया गया, पहुंचाने का काम किया गया है। इंटरनल रोड्स का भी निर्माण किया है। इसके अलावा मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा तट पर हमने 15.5 किलोमीटर एक बड़ा
गंगा तट पर रोड का भी निर्माण किया, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और एक अद्भुत मनोरम वातावरण का आपको दर्शन हो सके। महामहिम राज्यपाल महोदय जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भेंट करके आग्रह किया है कि महाकुंभ में पधार करके आप पुण्य प्राप्त करें, और पूरी महाराष्ट्र की जनता का भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी लोग आएं और पुण्य प्राप्त करें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वाराणसी कैंट स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल मंत्री ने कहा कि महाकुंभ को लेकर रेलवे की तरफ से 4 रिंग रेल की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से अयोध्या सीधे जुड़ेगी। इससे महाकुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अयोध्या और काशी आना आसान हो जाएगा। वाराणसी के बाद रेल मंत्री स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। रिंग रेल की व्यवस्था की गई है, जिससे कि प्रयागराज से अयोध्या जी बहुत आराम से जा सकें, और 4 रिंग रेल की व्यवस्था ओवरऑल की गई है, और होल्डिंग एरिया बहुत बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, जिससे कि पैसेंजर्स आराम से वहाँ पे रुक के उसके बाद में जब गाड़ी आए तब जा सके। करीब 13,000 सर्विसेज टोटल चलेंगी। कुंभ के जो 45 दिन है उसमें करीब 13,000 सर्विसेज टोटल चलेंगी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां परिवहन विभाग इस बार के महाकुंभ को लेकर विशेष तैयारियां कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान प्रतापगढ़ की सभी बसें भगवा रंग में रंगी दिखेंगी। महाकुंभ को लेकर प्रतापगढ़ डिपो को इस बार 22 नई बसें मिली हैं जो भगवा रंग की हैं। वहीं पुरानी बसों को मरम्मत के साथ साथ उनका रंग रोगन भी किया जा रहा है ताकि सरकारी बसें एक जैसी ही दिखें। महाकुंभ को लेकर के बसों की तैयारियां हमारी, उनकी स्थिति ये है कि हमको 6 महीने के अंदर 22 गाड़ियां मिल चुकी हैं, और रंग दोहन का जैसे ये देख रहे हैं आपकी जो है कि सब भगवा कलर में हमारी गाड़ियां जो खड़ी हैं ये सब भगवा कलर में की जा रही हैं। जो गाड़ियां हमारी मेंटेनेंस में है उनको मेंटेनेंस कराया जा रहा है, उनको दुरुस्त कराया जा रहा है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रतापगढ़ में भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस समय प्रतापगढ़ बस स्टॉप पर है और आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। प्रतापगढ़ डिपो पे जो भी पुरानी बसें हैं उनका रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है, और जितनी भी बसें हैं उसको भगवा कलर से रंगा जा रहा है, और साथ ही साथ जो है जो स्लोगन महाकुंभ को लेकर है उसको भी लिखा जा रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये प्रतापगढ़ डिपो की पुरानी बस है, और इसको पूरी तरीके से जो यहाँ के मिस्त्री हैं उनके द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है। जो भी इन बसों में खराबी थी उसको दुरुस्त किया जा रहा है। साफ तौर पे हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस कदर चल रही हैं, और जो महाकुंभ को लेकर स्लोगन है वो भी बसों पे लिखा जा रहा है, और साथ ही साथ बसों को भगवा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गाजियाबाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। इसमें लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की। इनका कहना है कि हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर, उनके घरों पर, परिवार पर हमले हो रहे हैं, और इसे खत्म करने के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर ध्यान देने की अपील की। पड़ोसी देश में देखिए कि अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में आज़ादी के समय कितने % हिंदू थे, और अब देखिए कितने हिंदू, बौद्ध, सिख रह गए हैं। अफगानिस्तान में कितने सिख थे अब से 50 साल पहले, और आज वहाँ डाटा कलेक्ट करिए। और बांग्लादेश के भी यही बुरे हाल है। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, और जो बचे कुछ अल्पसंख्यक थे उनके साथ इस तरह का सलूक करा जा रहा है।
इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बताना चाहूंगा जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू से जुड़े हुए लोग नजर आएंगे। ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरीके के अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हैं वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ नारेबाजी चल रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं, बात करते हैं। अत्याचार हिंदू पर हो रहे अत्याचार बांग्लादेश में हिंदू समाज नहीं सहेगा। जी जान से साथ में है, उनके साथ में है पूरा भारत समाज, हिंदू समाज हिंदुत्व के साथ में है, हिंदुत्व के साथ में है। जो हमारे भाई बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे हैं पूरा हिंदू समाज भारत का उनके साथ में है, पूरा भारत समाज, बिल्कुल पूरा भारत समाज उनके साथ में है। आप देख सकते हैं यूथ भी मेरे साथ है। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? बहुत बुरा हो रहा है। ये सनातनों का विरोध है। ये भारत माता पर प्रहार किया जा रहा है। हम जितना दयालु है उसका उतना ही लाभ दिया जा रहा है। बस बिल्कुल कहते हैं सनातन जो है, सनातन जितना दयालु है उतना ही उसका विरोध किया जा रहा है। देख सकते हैं जहाँ तक भी आप नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के लोग हैं जो हाथों में बैनर लिए हुए हैं। और बांग्लादेश के मसले को लेकर बुलंदशहर में भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। सनातन धर्म रक्षा समिति के बैनर तले राजा बाबू पार्क में प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शिरकत करने पहुंचे। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई बीजेपी विधायक और पार्टी नेता मौजूद थे। इसमें लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे ये नारे भी लगाए। राम जन्मभूमि विवादित ढांचा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा अब तक पास नहीं हुआ है। तकनीकी खामियों की वजह से अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं किया। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अभी तक कई विभागों से एनओसी हासिल नहीं की है, केवल तहसील के से एनओसी मिला है। अथॉरिटी ने लैंड यूज चेंज कर दिया है। अभी तक अग्निशमन विभाग, एयरपोर्ट और सिंचाई विभाग की ओर से एनओसी हासिल नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, फाउंडेशन ने अभी तक विकास शुल्क और जमीन उपयोग परिवर्तन शुल्क भी जमा नहीं किया। एडीए का कहना है कि जब तक ये सभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा पास नहीं हो सकता। उनके द्वारा जो नक्शा जमा किया गया उसमें कुछ तकनीकी कमी, जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आईआईटी के प्रोफेसर से वेट करानी पड़ती है, विभिन्न विभागों की एनओसीज लगती है, जबकि तहसील की एनओसी प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा जो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क है और डेवलपमेंट चार्जेस है, वो चार्जेस अगर वो जमा कर देंगे और तकनीकी जो उसमें वेट कराना और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का अग्रिम धनराशि जमा करना, ये सारी चीज़ें जब कर देंगे जो है तो हमारे द्वारा नक्शा पास कर दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अड़चन नहीं है।